वेलकम ऑन एबी एग्जाम गुरुजी। आज हम लेकर आए हैं सीटेट केवीएस और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की सुपरफास्ट सीरीज पर। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत पर्यावरण शिक्षण या विषयनिष्ठ अध्ययन पर बल, विज्ञान की अवधारणा पर बल या बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कक्षा 5 की अध्यापिका हेमा अपने बालकों से कल्पनापरक व पूर्वानुमान वाले प्रश्न पूछती है। शिक्षिका का शैक्षिक उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि शिक्षिका का जो शैक्षिक उद्देश्य क्या है। वह वास्तविक जीवन की समस्या को समझने योग्य बनाना चाहती है, या विषय की आधारभूत अवधारणा सिखाना चाहती है, या सैद्धांतिक कौशलों का विकास करना चाहती है, या अगली कक्षा के लिए तैयार कर रही है। तो बात करें अगर कक्षा 5 की बात कर रहे हैं तो अध्यापिका जो है वो अपने बालकों से कल्पनापरक और पूर्वानुमान वाले क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसका शैक्षिक उद्देश्य हो जाएगा वास्तविक जीवन की समस्या को समझने योग्य बनाना। वो बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्या को समझने योग्य बना रही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति के कौशल का विकास करें, मानसिक संतुष्टि हो, या बालक के अनुभव द्वारा बाह्य वातावरण से जोड़ने में सहायक हो, या उपयुक्त सभी। तो बात करें कि अगर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति के कौशल का विकास भी होता है इससे, और मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, और बालक के अनुभव द्वारा बाह्य वातावरण से जोड़ने में सहायक भी होता है। इसलिए इसके चार ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विद्यार्थियों को चिंतनशील बनाने के लिए रुचि, जिज्ञासा और फिल जो दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इसमें का विकास किया जाना चाहिए। आपको बताना है कि विद्यार्थियों को चिंतनशील बनाना के लिए जो उनकी रुचि और जिज्ञासा के अलावा और किस चीज़ का विकास करना चाहिए। सैद्धांतिक समझ, वर्गीकरण, कल्पना या सर्वेक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्पना। विद्यार्थियों को चिंतनशील बनाने के लिए रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास किया जाना चाहिए। आज की सुपरफास्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अच्छा लगा हुआ आज का सेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किससे छोड़कर से सभी वातावरणीय कारक के रूप में सहायक हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, या शारीरिक गठन या संस्कृति। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर से सभी वातावरणीय कारक के रूप में सहायक हैं। तो वातावरणीय कारक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका शारीरिक गठन जो है, उसको छोड़कर बाकी तीनों जो हैं शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति, ये तीनों ही आपके वातावरणीय कारक के रूप में सहायक होते हैं। लेकिन शारीरिक गठन ये आपका शारीरिक कारक है ना कि पर्यावरणीय कारक है, ये जैविक कारक में आ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेगेटिव क्वेश्चन है, पूछा है किसे छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी तीनों वातावरणीय कारक के रूप में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना के साथ जोड़कर पढ़ा रहा है। शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य क्या है। अगर एक शिक्षक जो है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना के साथ जोड़कर पढ़ा रहा है तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है शिक्षक का। शिक्षार्थी की स्वायत्ता, या पुनर्बलन, या ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, या व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो शिक्षक का पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना के साथ जोड़कर पढ़ाना, ज्ञान का सहसंबंध बना रहा है वो, और उसका स्थानांतरण कर रहा है, ज्ञान का ट्रांसफर हो रहा है। पूर्व ज्ञान जो है उससे नए ज्ञान को जोड़कर पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का मतलब है ज्ञान का सहसंबंध बनाना एवं स्थानांतरण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों में कौशल विकास का सही क्रम है। आपको बताना है कि विद्यार्थियों में जो कौशल विकास होता है उसका सही क्रम क्या होना चाहिए। अवलोकन पहचानना, या ज्ञान रिकॉर्डिंग, या रिकॉर्डिंग ज्ञान अवलोकन पहचानना। आपको बताना इनमें से सही कौन सा क्रम दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है अवलोकन, पहचानना और ज्ञान और रिकॉर्डिंग। सबसे पहले विद्यार्थियों में जब कौशल का जो विकास किया जाता है उसका सही क्रम होता है, पहले वो अवलोकन करते हैं, फिर उस चीज़ को पहचानते हैं, फिर उस चीज़ का ज्ञान लेते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं या उसको सेव करते हैं, अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम है
रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना, प्रश्न संपादन। तो आपको इसमें भी सही क्रम बताना है। तो प्रश्न पत्र जब कोई बनाता है, जब कोई शिक्षक प्रश्न पत्र बनाता है तो उसका सही क्रम होना चाहिए। उसमें सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखना चाहिए, फिर प्रश्न का संपादन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये कारण बताओ प्रश्न होते हैं परंतु इसका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया जाता है। अपसारी प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप कह सोच रहे होंगे कि आंसर तो हमने साथ के साथ दे रखे हैं। आंसर हमने इसलिए साथ दे रखे हैं क्योंकि हम आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते। आप क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को देखें और आंसर आपका सामने दिया हुआ है तो आपको समझने में भी उसको जल्दी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और आपका समय भी बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी प्रश्न। जब कारण बताओ के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका उत्तर एक सीमा के अंदर दिया जाता है तो उन्हें अभिसारी प्रश्न कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह प्रश्न जो दो वस्तुओं के मध्य तुलना प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है। जब बात करी जाए तुलना करने की, जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच अगर तुलना प्रकट करने वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनमें से वो क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, तो वो होते हैं मूल्यांकन प्रश्न कहलाते हैं। वो अभिसारी प्रश्न एक ही टारगेट को रखकर पूछे जाते हैं। अपसारी प्रश्न आपको पता है कि सृजनात्मक प्रश्न होते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न टेक्निकल क्वेश्चन होता है और मूल्यांकन प्रश्न जब किसी की तुलना की जाए दो वस्तुओं की तो मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पर्यावरण शिक्षण की वह विधि जिसमें बालक को पहले उदाहरण बताया जाता है उसके पश्चात नियम बताए जाते हैं, वो विधि क्या कहलाती है? तो आपको पता है, आपको बताना है आगमन विधि या निगमन विधि, अन्वेषण विधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके पश्चात उसके नियम बताए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में पहले नियम बताए जाएंगे, उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो नियोजन का सिद्धांत, ये भी आपका पर्यावरण का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत, ये भी पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत है। और प्रेरणा का सिद्धांत, ये भी पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत है। लेकिन पूर्वाग्रह का जो सिद्धांत है वो पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वाग्रह का सिद्धांत पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, तत्पश्चात अन्य उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण किस सूत्र का अनुसरण करता है? मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, या सरल से जटिल की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर? बात करें जब विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, तत्पश्चात अन्य उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण किस सूत्र का अनुसरण करता है? तो ये करता है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट से सामान्य की ओर का अनुसरण करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परिवार के कार्यों का विभाजन आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किसने किया है? अरस्तू ने, अगस्त काम्ट ने, या मैकाइवर एवं पेज ने, या इनमें से कोई नहीं? तो परिवार के कार्यों का जो विभाजन है वो आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किया है मैकाइवर एवं पेज ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं? तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। खाते तो यूपी में भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा खाते हैं और जो सबसे ज़्यादा पसंद जो करते हैं वो करते हैं पंजाब के लोग। तो पंजाबी खाने में जो है वो सरसों का साग और मक्के की रोटी फेमस डिश है पंजाब के लोगों की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की थीम नहीं है? आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की थीम नहीं है? तो पर्यावरण की थीम में क्या क्या शामिल है? भोजन इसमें शामिल है, सही है। आश्रय भी शामिल है, जल भी शामिल है, लेकिन मौसम जो है वो पर्यावरण की थीम में शामिल नहीं है। पर्यावरण का अंग है लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है कि इनमें से पर्यावरण की थीम नहीं है, वो मौसम नहीं है। बाकी ये तीनों पर्यावरण की थीम में शामिल हैं। अधिगम अनुभव का विस्तार करने वाली पर्यावरण अध्ययन की विधि है।
आपको बताना है कि अधिगम अनुभव का विस्तार करने वाली जो है वो पर्यावरण अध्ययन की इनमें से कौन सी विधि है? निगमन विधि, अभिन्यास विधि, दत्तकार्य विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिगम अनुभव का विस्तार करती है वो विधि है आपकी दत्त कार्य विधि। जो गृह कार्य दिया जाता है, जो घर के लिए होमवर्क दिया जाता है, उससे अधिगम अनुभव का विस्तार करने वाली पर्यावरण अध्ययन की विधि है। ये भी एग्जाम गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको सुपर फास्ट सीरीज मिलती रहे और प्रैक्टिस होती रही आपकी। पर्यावरण के 5 ई में शामिल नहीं है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन या इमोशन। तो पर्यावरण के 5 ई होते हैं। पर्यावरण जो है वो 5 ई से बना हुआ है। 5 ई में जो है आपका इमोशन शामिल नहीं है। इसमें आपका एंगेज है, एक्सप्लोर भी है और एक्सप्लेन भी है, लेकिन इमोशन इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमोशन। पर्यावरण शिक्षण अधिगम में आकलन का संकेतक है। पर्यावरण शिक्षण अधिगम में आकलन का संकेतक है वर्गीकरण, न्याय समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षण अधिगम में आकलन का संकेतक आपका वर्गीकरण भी है और न्याय समानता के प्रति सरोकार भी है और सहभागिता भी है। उपयुक्त सभी आपके अधिगम में आकलन का संकेतक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, एनसीएफ 2005 किस कक्षा से पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का अनुमोदन करता है? तो एनसीएफ 2005 में देखें तो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक किस क्लास से होनी चाहिए इस चीज़ के लिए बोलता है। तो एनसीएफ 2005 जो है वो अनुमोदन करता है दूसरी कक्षा से। सेकंड एनसीएफ 2005 कहता है कि पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो कक्षा 2 से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे कोई भी छात्र हाँ वो प्रैक्टिस के लिए और ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हर प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सुपर फास्ट प्रैक्टिस जरूर कराई जाएगी आपकी परीक्षा से पहले। उसके लिए देखो जो आज नए हैं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल एवी एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो आने से पहले। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शीला ने कक्षा 2 के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उप प्रकरण यानी पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, या प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, या प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, या पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना। अगर शीला कक्षा 2 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पशु उपकरण ले रही है, प्रकरण लिया है उसने पशु, तो निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायक होंगे? तो सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा वो होगा सबसे ज़्यादा प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सीधे ही उद्यान में ले जाकर पशुओं को और जानवरों को बच्चों को दिखाएंगे तो वो पशु के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। अगर आप पशुओं को पशु के बारे में समझाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो पशु को डायरेक्ट दिखा दीजिए। आपने दिखा दिया भैंस, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये भैंस है, काली होती है, सींग होते हैं। गाय दिखाओगे, गाय समझ जाएगा। और बाकी फ़ोटो में दिखाने से अच्छा है कि वो साफ साफ दिखाओ, उसको प्रत्यक्ष दिखाओ, तो वो जल्दी समझेगा, जल्दी उसको समझ में आएगा। अगर अब बात करें किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करवाना, अगर आप नाम उच्चारण करें भैंस, गाय, तो उससे क्या है, बच्चों को पशु के बारे में इतनी अच्छी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, खाली चित्र देखने से ही उनके दिमाग में इतनी अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना, बात वही है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका है वो यही है, प्रत्यक्ष जानवरों को दिखाओ और उनके बारे में बताओ कि ये भैंस है, ये गाय है, इसके सींग बड़े होते हैं कि इसके छोटे होते हैं, जो भी है उसकी क्वालिटी है पशुओं की वो बताओ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? जल, जंगल, स्मारक या समुदाय? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के वातावरण का उदाहरण हो। तो जल सामाजिक सांस्कृतिक से क्या मतलब है? ये तो गलत हो गया। जंगल की बात करें तो जंगल में न तो समाज होता है और न संस्कृति पता चलती है, वहाँ तो जंगली जानवर मिलेंगे। ठीक है, पर्यावरण के लिए जंगल होता है, पर्यावरण के लिए जंगल सही है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक जंगल में थोड़ी ना मिलता है। स्मारक है, स्मारक में सांस्कृतिक चीज़ें पता मिल सकती हैं, लेकिन समाज स्मारक में, खाली स्मारक में कहाँ से समाज के बारे में पता चल जाएगा। समुदाय में आप अपने आसपास का जो समुदाय देख रहे हो उससे आपका सामाजिक
समाज का भी अध्ययन हो सकेगा और सांस्कृतिक वातावरण भी मिल जाएगा। और सामाजिक वातावरण में जो कहाँ से मिलेगा आपको, समुदाय से मिलेगा, जहाँ लोग होंगे, जहाँ का उनका पहनना ओढ़ना सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रेशम का धागा किसका बना होता है? सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें रेशम का धागा, तो रेशम का धागा जो है वो रेशम के कीट से मिलकर बना होता है। रेशम के कीट से मिलता है। और आपका जो रेशम का कीट है वो शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। शहतूत के पेड़ पे पालने से जो है रेशम का कीट रेशम का धागा बनाता है। और ये सबसे ज़्यादा आपका रेशम कीट पालन होता है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर की जो आपकी खेती है या सेरीकल्चर का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका कर्नाटक में। तो बात करें रेशम का धागा किसका बना होता है, तो ये बना होता है प्रोटीन का। रेशम का धागा प्रोटीन से बना होता है। रेशम का जो कीट होता है वो प्रोटीन छोड़ता है जिससे रेशम का धागा बनता है, वो एक प्रोटीन ही होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। अगर आप पर्यावरण अध्ययन करवा रहे हो, पर्यावरण की क्लास में पढ़ा रहे हो, तो शैक्षिक भ्रमण की बात करें, घुमाने ले जा रहे हो बच्चों को, उसका मूल उद्देश्य क्या होगा? तो बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना। क्या आप बच्चों की ऊर्जा एनर्जी को विकसित कर रहे हैं, या छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करवा रहे हैं, या सामाजिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, या टीम भावना बढ़ा रहे हैं? तो देखो, बच्चों की ऊर्जा एनर्जी को विकसित करने के लिए थोड़ी ना ले जा रहे हो, उनको तो एनर्जी विकसित करनी है तो उन्हें कॉम्प्लेन पिलाओ। लेकिन छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, हाँ प्रत्यक्ष अनुभव उनको करा रहे हैं। शैक्षणिक भ्रमण पर क्यों ले जाते हैं? अगर आपको पर्यावरण से संबंधित चीज़ समझानी है, अध्ययन करवाना है, तो आप पर्यावरण में ही लेके जाओगे उनको। अगर किसी पशुओं की और पक्षियों की जानकारी देनी है तो उनको जू में लेके जाएंगे। पेड़ पौधों की जानकारी देनी है तो उनको किसी पार्क में लेके जाएंगे या किसी जंगल में या वन में लेके जाएंगे। तो प्रत्यक्ष अनुभव करवाने के लिए ही शैक्षणिक भ्रमण कराए जाते हैं। सामाजिकरण को बढ़ावा देना है तो फिर उनको समाज में लेके जाएंगे। टीम भावना का बढ़ाना, बात वही है। ठीक है, तो शैक्षणिक भ्रमण की बात करें तो सबसे ज़्यादा वो छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाता है, इसलिए हम पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य तो यही हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, या उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए जाए, या केवल 2 समूह बनाए जाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, या सभी प्रतियोगियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो पूछ रहा है कि क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उसको लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग बनाने चाहिए? ना, बिल्कुल गलत। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाने चाहिए, मतलब कोई ज़्यादा होशियार है तो उसका ज़्यादा होशियार बच्चों का अलग समूह, जिनके नंबर कम आते हैं उनका अलग समूह, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। देखो, सबसे पहली बात तो केवल वाली चीज़ें गलत होती है। दूसरी चीज़, 2 समूह क्यों बनाएं? हम समूह बना ही क्यों, दो उनको कैसे डिवाइड करेंगे? किसी आधार पे तो करना पड़ेगा, और हीन भावना आएगी बच्चों में, तो इसलिए वो तो ये भी गलत। सभी प्रतियोगियों को सहभागिता, हम सभी जो कॉम्पिटिटर हैं उनको सहभागिता, एक दूसरे से मिलकर काम करने की और सहयोग सुनिश्चित करें, उनके बीच में सहयोग भावना का विकास करें, समझ लो, जिससे कि वो मिलजुल के काम करें। तो इसलिए क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को सभी प्रतियोगियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? ये पूछ रहा है कि छोटी कक्षा में अगर पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं तो पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? आगमन विधि इस पे काम करना चाहिए, या मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए, या निगमन विधि का होना चाहिए, या रटने का होना चाहिए? तो आपको पता है आगमन विधि ये भी एक पढ़ाने की विधि है। क्या इस तरीके से रुचि उत्पन्न की जा सकती है? या निगमन विधि की बात करें या रटने से, तो इन तीनों में से ही नहीं की जा सकती रुचि। अगर बच्चों में रुचि उत्पन्न करनी है तो जो पढ़ाने का तरीका है वो मनोरंजक होना चाहिए और खेल संबंधी होना चाहिए। खेल खेल में पढ़ाएं बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी। मनोरंजक तरीके से पढ़ाएंगे तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है? इत्र यानी परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। तो परफ्यूम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा परफ्यूम जो है फेमस है वो है आपका कन्नौज। कन्नौज जिला जो है वो इत्र के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। प्रयागराज यानी कि संगम, वाराणसी यानी काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, और आपका कन्नौज जो हो गया वो हो गया आपका परफ्यूम के लिए फेमस। क्वेश्चन नंबर 28, वह राज्य जिससे एपिको आंदोलन संबंधित है। तो बात करें एपिको आंदोलन की तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य जहाँ पे एपिको आंदोलन हुआ था। तो बात करें एपिको आंदोलन की तो एपिको आंदोलन हुआ था आपका 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। और क्यों हुआ था ये हुआ था आपका पर्यावरण बचाने के लिए। इसके लिए पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये किया गया था, ठीक है। और इसके जो आंदोलनकर्ता थे, जो मेन जो इनके लीडर थे, जिनके संरक्षण में ये एपिको आंदोलन शुरू हुआ था, वो थे पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े के उसमें हुआ था ये आंदोलन। और हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपका न तो झारखंड में हुआ था, न गुजरात में, न उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के चमोली जिले में तो चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसलिए ये भी नहीं है। तो ये हुआ था इनमें से कोई नहीं, ये हुआ था आपका कर्नाटक में। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था ये। और कर्नाटक में हुआ था अगस्त 1983 में शुरू हुआ था। और पांडुरंग हेगड़े इसके संस्थापक कह लो, या पांडुरंग हेगड़े इसके संरक्षक थे इस आंदोलन के, ठीक है। और चिपको आंदोलन आपको पता है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। और ये भी एक पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। और एपिको आंदोलन भी आपका वनों के लिए ही किया गया था, वनों को बचाने के लिए। और ये आंदोलन सफल भी रहा था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम साधन है। अगर आप पर्यावरण का ज्ञान देना चाहते हैं बच्चों को तो इसका सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है? क्या आप भाषण के द्वारा पर्यावरण का ज्ञान दे सकते हैं, या सहायक सामग्री के द्वारा, या सामुदायिक साधन के द्वारा, या उक्त सभी के द्वारा? तो देखो सबसे आपको बताना है सर्वोत्तम साधन। तो इसका सर्वोत्तम साधन हो जाएगा सामुदायिक साधन के द्वारा। अगर आप पर्यावरण संबंधी ज्ञान देना चाहते हैं तो इसका सर्वोत्तम साधन जो होगा वो होगा सामुदायिक साधन। सामुदायिक मतलब समुदाय में। आप जब तक पर्यावरण के बारे में ज्ञान देना चाहते हैं तो आपको पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को दिखाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण देने पड़ेंगे, प्रत्यक्षीकरण देना पड़ेगा आपको बच्चों को। तो वही आपका सर्वोत्तम साधन होगा। खाली भाषण से बच्चों में ज्ञान इतना अच्छी तरह से नहीं दिया जा सकता। सहायक सामग्री वही होगी, किलम आपका चित्र बनाकर दिखा दिया या कुछ भी, वो सब चीज़ें सही है। लेकिन सर्वोत्तम साधन की बात करें तो वो होगा सामुदायिक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, या क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव, या उक्त में से कोई नहीं। तो अब बात करें सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री की, तो सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री होगी वो होगी आपकी क्रियाकलाप आधारित प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष जो अनुभव होंगे वो सर्वाधिक प्रभावशाली होंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और पेडागोजी आपकी स्ट्रांग हो जाए, जिससे कि आप पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी का, ईवीएस का, या सीडीपी, या गणित, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, आप आसानी से उसको कर लेंगे और अपनी परीक्षा को आसानी से पास कर सकेंगे, अच्छे नंबर भी लाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल एबी एग्जाम गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस का ध्यान रखते हुए हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। थैंक यू।